हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि इंदिरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। जब हम सपने देखते हैं तो कुछ धुंधले से प्रतीत होते हैं, बस इसीलिए तो नाम रखा गया है आपके क्षितिज में सांवले सपनों की याद। जी हाँ, सपने देखने की जब कोशिश होती है तो सपने धुंधले से प्रतीत होते हैं, सोचने लगते हैं, साफ नजर नहीं आते हैं। तो आप यहाँ पर देखने वाले हैं सांवले सपनों की याद, कक्षा 9वीं हिंदी क्षितिज का पाठ 4। लेकिन ये भी तो देखें कि आखिर ये सांवले सपने देखे किसने देखे, तो वो हैं जावेर हुसैन जी। सबसे पहले देखते हैं लेखक परिचय। इनका जन्म 1945 में बिहार के नालंदा जिला नौनही राजगीर में हुआ। ये हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू भाषाओं के ज्ञाता रहे हैं। राजनीतिक क्षेत्र में 1944 में बिहार मुंगेर विधानसभा सदस्य भी रह चुके हैं और 1955 में बिहार विधानसभा परिषद के सभापति भी बन चुके हैं। इनकी मुख्य रचनाएं एक नदी रेत भरी, जो आगे हैं, अतीत का चेहरा, लोंगा, डोला बीबी का मजार, आम आदमी के संघर्ष की कहानियां। इनकी भाषा शैली सहज है, रोचक है, चित्रात्मक है, काव्यात्मक है और प्रभावशाली है। अब इसके बाद से हम पहुंचते हैं पाठ पर। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालेम अली। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर, मतलब जब हम किसी को याद करते हैं, जब हमारे सपने चलते हैं, सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ, मतलब वो रहे नहीं अब जिनके बारे में बात हो रही है, तो उनके बारे में बता रहे कि कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। यदि कोई जाने वाला है तो उसको रोका टोका नहीं जा सकता। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालेम अली, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए। लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। तो ये अपने मित्र यहाँ पर जो सालेम अली जी हैं उनके बारे में ये याद करते हैं, उनकी अंतिम यात्रा के बारे में बता रहे थे। वो भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सालेम अली का ये आखिरी पलायन है, मतलब अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो उन्होंने बताया कि इस भीड़ भाड़ और इस ज़िंदगी से अब वो दूर जा चुके हैं। अब तो वे उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो ज़िंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। तो सालेम अली के लिए इतनी सारी उपमाएं, इतनी सारी बात कही कि वो उस पक्षी के समान हैं जो अपने अंतिम पड़ाव पर होता है और अंतिम गीत गाते हुए मौत की गोद में सो जाता है। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। तो जाने वाले को रोका नहीं जा सकता, जो दुनिया से चला गया हो उसे कोई भी अपने दिल की धड़कन नहीं दे सकता, उसे कोई भी किसी प्रकार की हरकत नहीं दे सकता। तो ये सब कुछ जावेर हुसैन याद करते हैं, बड़े ही भावनात्मक रूप से याद कर रहे हैं, बहुत ही दुखी मन से याद कर रहे हैं कि वो पक्षी जो जाने वाला है, जो जा चुका है, वो अपने जीवन के गीत दोबारा नहीं गा सकता। ये सत्य है। मुझे नहीं लगता कोई ये सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। जिसने अपनी संपूर्ण यात्रा समाप्त करके अनंत आनंद को प्राप्त कर लिया हो, उसे कौन जगा पाया है। बरसों पूर्व खुद सालेम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों, पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वे प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। तो कहना चाह रहे हैं कि लोग पक्षियों को मनुष्यों की तरह मानते, जबकि वो उनके गाने की शैली, उनकी हर एक बात अलग है। तो उनको उसी रूप में देखना चाहिए। एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालेम अली। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी, शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया, कब माखन भरे भांडे फोड़े थे, दूध छाली से अपने मुँह भरे थे, कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था। किसने देखा? लेकिन फिर भी हम मानते हैं ना, क्योंकि ये शास्त्र कहते हैं। देखा किसी ने नहीं, लेकिन इनकी जो मान्यताएं हैं, इनके बारे में जो बताया जाता है, हम बिल्कुल मानते हैं कि कृष्ण थे और ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी हरकतें, ऐसी ऐसी शरारतें उनकी रही हैं।
कब दिल की धड़कनों को एकदम तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी, और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि वहाँ पर हमने देखा है, हमारी ये श्रद्धा है कि लोग बताते हैं इस घटना पर, इस घाट पर ये घटना घटी थी, तो कहीं ना कहीं उन कल्पनाओं में डूब जाते हैं और हमें सब कुछ सत्य प्रतीत होने लगता है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर हम सभी बेकदम, हमारे जो कदम हैं वो एकदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देता है तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका में पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी जादू से खाली हुआ है क्या? तो कहने का यहाँ पर तात्पर्य, आपको कई बार ये लग रहा होगा पहेलियाँ जैसी जावेद हुसैन बातें कर रहे हैं, तो वो अपने मित्र की याद में कह रहे हैं कि जब हमने वृंदावन में गाए हुए कृष्ण को सच मान लिया, आज वृंदावन जाते हुए वहाँ की भीड़ में ऐसा लगता है कि अभी कोई यहाँ पर बंसी बजा देगा। तो ये मिथक है, ये कुछ लोग मिथक मानते हैं, कुछ लोग इसे सत्य मानते हैं, लोगों की अपनी अपनी श्रद्धा है। तो मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमजोर काया वाले उस व्यक्ति पर भी डाली जाए जिसे हम सालेम अली के नाम से जानते हैं। अगर आप जानते हैं कि कृष्ण हैं, मतलब कृष्ण थे, वृंदावन में थे, घाट पर ये घटनाएं हुई थी, गोपियों के साथ उन्होंने रासलीलाएं रची थी, राधा के साथ वो मिला करते थे, बंसी बजाया करते थे, लोगों को अपनी धुन में नचाया करते थे, जहाँ पर गायें भी उनके रंग में रंग जाया करती थी, तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं तो एक बार सालेम अली को भी जान लिया जाए। अगर मिथक वो है तो एक यहाँ पर भी देख लिया जाए। उम्र को क्षति तक पहुँचाने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया हो, कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सालेम अली को बहुत ही भावनात्मक तरीके से याद करते हैं यहाँ पर जावेद हुसैन जी कि अगर मिथक कृष्ण के बारे में ये कहते हैं तो एक मिथक यह भी कि सालेम अली भी थे जो 100 वर्ष की लगभग कंप्लीट करने ही वाले थे, लेकिन पहले ही उन्हें शायद कैंसर जैसी बड़ी बीमारी हो गई और वो हमें छोड़कर चले गए। लेकिन अंतिम सांस तब भी उनकी आंखों में ये चमक थी कि वो पक्षियों को बचाना चाहते थे। पक्षियों के बारे में उनकी चिंता, फिक्र और उन्होंने अपने आप को समर्पित जो किया था वो दिख रहा था। सालेम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी है। वो दूरबीन से दूर तक का नज़ारा देखते थे, दूर तक देख बैठे पक्षी को देखते थे। उनको इसीलिए उन्हें बर्ड वाचर शायद ही कोई ऐसा हुआ हो, संसार को वॉच करने वाला, देखने वाला उनके जैसा शायद ही कोई हुआ हो। लेकिन एकांत क्षणों में सालेम अली बिना दूरबीन के भी देखे गए। उनकी आंखों पर हमेशा दूरबीन चढ़ा देखा लोगों ने, लेकिन जब वो अकेले होते तो दूरबीन दूर रख देते थे। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालेम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं, जो प्रकृति के रंग में नहीं रंगते बल्कि हम जैसा सोचते हैं प्रकृति वैसी हो जाए ऐसे रखने में विश्वास रखते थे। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी हुई थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। इसके गढ़ने में उनके जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद उनकी की थी और तहमीना स्कूल के दिनों से उनकी सहपाठी रही और बाद में उनकी पत्नी भी बन गई। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालेम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले। वे प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालेम अली ने उनके सामने रखा उसने उनकी आंखें नम कर दी। तो जो रेगिस्तान में साइलेंट वैली को वो बचाना चाहते थे, रेगिस्तान की गर्म हवाओं से उसको बचाना चाहते थे, तो वहाँ के प्रधानमंत्री से मिले और उन्होंने इस तरह उनके सामने बातें रखी कि वो भी उनकी बातों के कायल हो गए और उन्हें सालेम अली की बात माननी पड़ी। उन्होंने भविष्य में आने वाले पक्षियों के खतरों को भी उनको अवगत करा दिया। आज सालेम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है,
कौन बचा है जो अब सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय की और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा कि इन पक्षियों के लिए भी एक सुरक्षित जगह होनी चाहिए? तो सालेम अली वह जिन्होंने जीते जी पक्षियों के बारे में बहुत सोचा और उनकी सुरक्षा के इंतजाम भी किए, भले ही उन्हें उसके लिए किसी से भी बात क्यों ना करनी पड़ी हो। सालेम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ अ स्पैरो। मुझे याद आ गया है, D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखें। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा, मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। तो यहाँ पर एक और नाम आया है, लॉरेंस, जो कि वो भी पक्षी प्रेमी थे। जब उनकी पत्नी से पूछा गया लॉरेंस के बारे में बताइए, तो उन्हें खुद से ज़्यादा विश्वास उस गौरैया पर था कि वो ज़्यादा बता पाएगी, क्योंकि मुझसे अधिक यदि वो समय व्यतीत करते थे वो पक्षियों के साथ करते थे। मेरे छत पर बैठी गौरैयों के साथ अपना समय व्यतीत करते थे। तो ऐसे ऐसे पक्षी प्रेमी दुनिया में हुए हैं। मुझसे भी ज़्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है कि लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उनके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहचाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में और हम दोनों ही के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी रखती है, क्योंकि वो उसके ही प्रेमी थे। जटिल प्राणियों के लिए सालेम अली हमेशा एक पहेली बने रहे। बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की एक गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। बचपन की घटना बताइए कि सालेम अली की एयर गन से एक बार एक गौरैया को चोट लगी, जिस कारण से उनकी जिंदगी एक तरफ ही चल पड़ी। उन्हें उस समय से पक्षियों से प्रेम हो गया। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए। मतलब वो भी एक प्रकृति के जीवों के लिए अपनी जिंदगी समर्पित करने लगे। सालेम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावारी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम हैं। सालेम अली, तुम लौटोगे ना? तो सालेम अली के बारे में इतनी सारी बातें जावेद हुसैन ने बताई, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वो दुनिया से गए ही नहीं, अभी जीवित हैं। तो वो कह रहे हैं कि ऐसे ही लग रहा है कि पक्षियों के बीच में ही वो कहीं अपनी दूरबीन गले में लटकाए मुझे सामने आते हुए दिखेंगे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। जावेद हुसैन कह रहे हैं कि सालेम अली चले गए, तो सालेम अली आप लौटोगे ना? तो यहाँ पर उन्होंने सालेम अली के लौटने की बात कही। वो इतना याद कर रहे हैं अपने मित्र को और पक्षियों के उस शुभ चिंतक को, जिन्होंने जाते जाते भी पक्षियों के लिए सुरक्षा के इंतजाम किए। तो यहाँ पर सालेम अली के बारे में, यहाँ पर लॉरेंस जी के बारे में जावेद हुसैन ने ये दो व्यक्तियों के बारे में दो अलग अलग घटनाओं का जिक्र किया है। मतलब ये बताना चाहते हैं कि पक्षियों के लिए अपने भाव बहुत ही उत्तम रखो और उनके लिए भी अपने अंदर एक भावनात्मक रूप रखिए। एक इंसानियत, मतलब एक जीवों के प्रति जो सहानुभूति होती है वो हमारे अंदर होना चाहिए उनकी सुरक्षा को लेकर। तो अभी ये हमारा सांवले सपनों की याद में जो आपने पाठ पढ़ा है, ये पाठ पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ है। कितना पढ़ा है ये देखते हैं अगले वीडियो में अभ्यास के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।